Introduction of Aggregate Demand and Aggregate Supply, new unit of your book. Today we'll only discuss about the aggregate demand and aggregate supply. Why do we need aggregate demand and aggregate supply, and who gave the concept of this? So why we are studying this unit? First we have to understand why economy fluctuates from year to year. In some years production of the goods and services increases. अब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, इनकम इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है. और प्रोडक्शन कम होगा, इनकम डिक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगा, आउटपुट डिक्रीज़ होगा. सो इन सम ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस, दैट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस, economy grows, and employment also increases, more employment, because when the production will increase, to increase the production the producer will hire more and more employees, and when more employees will get the job and they will get the more income, and automatically when income increases, GDP increases, economy grows. Opposite of this, in some years production of goods and services falls, then at that time production also falls, economy shrinks, and unemployment increases. Then comes trade cycle. What is trade cycle? It happens in our economy year to year. Sometimes it is boom period, sometimes it is recession. So it is the trade cycle. I'm explaining you when everything is good, everything is at its peak. That means employment also, production and economy is growing. That is boom period. After this boom period, what comes is रिसेशन. धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है when people start saving more, and due to increase in the savings a situation comes when it becomes a depression. बूम में अच्छा होता है काम, डिप्रेशन में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, रिसेशन में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में बिल्कुल भी काम नहीं रहता, और डिप्रेशन के बाद दे थिंक अबाउट समथिंग प्रोडक्टिव कि यार अब हम क्या ऐसा करें कि प्रोडक्शन बढ़े. यहाँ पर आके न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ लगा के फिर कोशिश होती है कि हम अपना यहाँ पर रिकवरी कर सकें. फिर रिकवरी होती है, रिकवरी होते होते फिर एक बूम पीरियड आता है, फिर अगेन इसी तरह से हमारी ट्रेड साइकिल चलती रहती है. 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था जो लगभग 10 साल तक चला था. तो वो ग्रेट डिप्रेशन में इतनी दिक्कत हो गई थी. अब डिप्रेशन का मतलब है कोई काम नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं, इवन लोगों को लाइन लगा के खड़े होना पड़ता था वन बाय वन कि हमारी फैमिली के लिए कोई खाना दे दे हमको. पीपल इन द सिटीज़ वुड वेट इन लाइन फॉर फूड टू ब्रिंग टू देयर फैमिलीज़. किसी ने शहर छोड़ दिया, किसी का घर चला गया, किसी की बिज़नेस ठप हो गए, सारा कुछ, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम पे. अब देखो कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसा भी नहीं है पढ़ाने के लिए. 1 लाख बिजनेसेस फेल्ड हो गए. 1 मिलियन लॉस्ट देयर होम्स, अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा बिकॉज दे वर नॉट हैविंग मनी. आउट ऑफ 25,000 बैंक्स, 10,797 बैंक्स ऑल्सो फेल्ड. स्टॉक वैल्यूज फेल फ्रॉम $89 billion to $15 billion. That means 381 to 41. So now here the role of government starts. What is the role of the government? Now government has to do economic stability. Government has to work for it. कि किस तरह से मैं अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करूँ, इस डिप्रेशन के पीरियड से बाहर निकालूँ, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आओ, सबको जॉब दो, कोशिश ये करो, इकोनॉमी ग्रो करो. दैट मीन्स इनकम बढ़ाओ, GDP बढ़ाने की कोशिश करो, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, और इन्फ्लेशन को कम करो जिससे कि लोग जितना परेशान हो रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, दैट मीन्स राइज इन द प्राइसेस. And why there is rise in the prices? Rise in the prices is due to the excess demand and deficient supply. Now people needs more. लोगों की डिमांड्स ख़त्म नहीं होती. सबको खाना तो चाहिए, चाहे उनकी जेब में पैसा है या नहीं है, कपड़ा चाहिए चाहे पैसा है या नहीं है. So people demands more, but supply was not there because production was not there, employment was not there, income was not there. So at that time prices were rise. Low inflation. This is the role of the government. What government tries? Government tries to achieve maximum level of output so that it increase the production level with all its available resources.
Now, the government's main motive is to use the resources optimally in the best possible manner so that no resources will be wasted, and out of those resources government help to bring out maximum level of output, and with that maximum level of output, that means that production, it helps the people to get the employment and get the income. John Maynard Keynes was an economist. He is known as who has given the introduction of the aggregate demand and aggregate supply in a short run. So Keynes gave his theory to read the economic equilibrium. I'm telling you the economic equilibrium when aggregate demand should be equal to aggregate supply. He has given this theory in the short run, and we also have to study in the short run. Now he has given in a short run in a free market capitalist economy. Free market capitalist economy where there is no interference of the government. In short run, national income and level of employment. Income and the level of employment depends on what? Aggregate demand and aggregate supply. तो he said अगर शॉर्ट रन में हमको देखना है कि इनकम हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ना है, तो ये डिपेंड करता है कितनी एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट मीन्स टोटलिटी ऑफ द डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ ऑल द consumers for all the goods. So aggregate demand and aggregate supply, it depends on it, right? The national income and level of employment. When aggregate demand is equal to aggregate supply, that situation is called the equilibrium situation. I will be explaining it in my next videos, but today I am only giving you the introduction. Economists use the model of aggregate demand and aggregate supply. Now they need to balance it. When aggregate supply is more, listen carefully, when aggregate supply is more, जब supply ज़्यादा है, what will happen? Demand कम है, लोग नहीं मांग रहे हैं, लेकिन supplier ने बहुत सारा production कर रखा है. Now what the producer will do? When the producer will see that very less people are demanding for my products, producer will reduce the production, है ना? Producer will reduce the production, and when he will reduce the production, definitely he will deploy many of the employees. He will say that no, I'm not having any work, I don't have to produce anything because there is no demand for my products, so why will I keep people employed here? So यहाँ पे क्या होगा? Unemployment will increase, and when unemployment will increase, definitely income will decrease, because those people who are not getting income, those who are not employed will definitely not get income. And if we think about the opposite situation, aggregate demand, when aggregate demand is more and aggregate supply is less, now here people are asking for more things, but supplier has not produced the more things. Here what will happen? If the resources are left, when equilibrium has not been achieved yet, अभी तक अगर equilibrium नहीं मिला है, ठीक है, अभी equilibrium नहीं मिला है और resources left हैं producer के पास, तो producer will increase the production to fulfill the demand. डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही विल नीड मोर एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, अल्टीमेटली द इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन इनकम विल इंक्रीज, इकोनॉमी विल डेफिनेटली ग्रो. सो हियर इफ देयर आर रिसोर्सेज लेफ्ट, देन दिस सिचुएशन कैन कम. इफ़ द रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड, हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे हमने सब लगा रखे हैं, तो भी हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो अब हम कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे? जितने हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ हैं हमने सब लगा दिए, जितना हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है हमने सब लगा दिया, ठीक है, टोटल रिसोर्सेज हैं सब लगे हुए हैं, तो उस पॉइंट पे आके क्या होगा? नाउ इफ़ वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड, वी ओनली हैव द चॉइस टू इंक्रीज द प्राइसेस, बिकॉज हियर वी कैनॉट इंक्रीज द आउटपुट बिकॉज इट इज़ अप टू द फुलेस्ट लेवल. We cannot increase the employment because each and every person is employed here. So here the only thing is left to increase the prices so that we can control the demand of the people. Because when prices will increase, definitely the demand will decrease. Because demand and price have negative relation. So now to control the demand here, when each and every resources are used, whether it is the raw material or our land or money, or we can say that the employees, if they are fully employed, then we have to increase the prices, and that point is known as the situation of inflation, right? So in short term, to examine the fluctuations, we need aggregate demand and aggregate supply. Economists use this model, and we have to study this model further. So how the interaction between the aggregate demand and aggregate supply, we will study
this interaction in my next video, how these two interact to determine the equilibrium level of income. I have explained you in a little bit theory how aggregate demand and aggregate supply works. When aggregate demand is more, what happen? When aggregate demand supply is more, what happen? So to determine the equilibrium level. So this is it in this video. Thank you. All the best. God bless you all.